अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प किस्सा लेकर आई हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। दो भाई थे, एक का नाम था अनस, एक का नाम था आरिफ। आरिफ सबसे बड़ा था, अनस सब में छोटा था। अनस ने छोटे ही पन में शादी कर ली थी मोहब्बत से, और आरिफ ने नहीं की थी। आरिफ ने अच्छी उम्र में की, वो उसने भी लेकिन मोहब्बत से ही शादी की। अनस की न 3 बच्चों से अल्लाह पाक ने उसे नवाजा। वहाँ आरिफ की भी जब शादी हुई तो आरिफ को अल्लाह मियाँ ने 6 साल बाद औलाद से नवाजा और दी भी औलाद इतनी प्यारी खूबसूरत बेटी। आरिफ और उसकी बीवी सफिया अपनी औलाद को शहजादियों की तरह रखते थे, हर नाज नखरे उठाते थे, हर कहा मानते थे, उसको वाकई में एक शहजादी की तरह ही रखते थे। अनस से ज्यादा आरिफ ज्यादा अमीर थे और अनस देखते थे कि मेरा बड़े भाई के पास मुझसे ज्यादा दौलत है। खैर इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा। आरिफ और सफिया की बेटी इल्मा, जो कि शहजादियों की तरह रहती थी, वो माशाल्लाह 9 साल की हो गई। एक दिन आरिफ और सफिया उसको छोड़कर कहीं जा रहे थे। सफिया ने कहा कि ले चलते हैं। आरिफ ने कहा बहुत देर हो जाएगी, चलिए रहने दो। इल्मा रो रही थी। आरिफ लेकिन नहीं माना। आरिफ ने इल्मा का हाथ मुलाजिमा के हाथ में पकड़ाया और वहां से चला गया। 5 घंटे बाद वहां से खबर आई कि आरिफ और सफिया अब नहीं रहे, उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर इल्मा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, बस चुप्पी हो गई और कुछ कह भी नहीं रही थी। नानी और मामू ने उसको संभाला। सभी के दिल में बस यही आ रहा था कि अब इस बच्ची का क्या होगा। तभी आरिफ का छोटा भाई अनस आ गया और वहां पर उसने सब लोगों को संभाल लिया। इल्मा को भी अपनी बेटी ही माना और सबसे कह दिया कि अब मैं उसके साथ ही रहूं। अनस की पूरी फैमिली और उसके बीवी बच्चे सब आरिफ के घर में ही आके रहने लगे। इल्मा को कहा कि हम तुम्हारी माँ हैं और चचा ने कहा कि हम तुम्हारे बाप हैं। इल्मा को महसूस तो कुछ हुआ नहीं, बस मुस्कुरा के थोड़ा सा देखने लगी। उसके बच्चे और जो इल्मा ईश उठाती थी, वहाँ उसके बच्चे अब उसके घर में उठाते थे। अनस भी समझता तो था अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह ही। हर चीज वो करता था जिससे इल्मा उससे नाराज ना हो, लेकिन चची जान के दिल में तो कुछ और ही था। चची जान बस हमेशा उसको बड़ी बुरी नजर से देखती थी और हर वक्त काम करवाती थी। अनस के सामने तो बड़ा बेटा बेटा करती थी और अकेले में उससे बड़ा काम करवाती थी। अपनी बेटियों को उन्होंने राजकुमारी बनाकर रख दिया था और इल्मा को कहाँ जो राजकुमारी थी उसको एक वहां मुलाजमा बना दिया था। अनस का सबसे बड़ा बेटा आसिफ, वो इल्मा के ऊपर बहुत बुरी नजर रखता था। इल्मा उससे बहुत दूर दूर रहती थी, वो भी समझती थी इसकी हरकतें, बहुत दूर दूर अलग रहने लगी थी। चची जान को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि चची जान तो और उल्टा उस पर इल्जाम लगा देंगी, और चचा को भी नहीं बता सकती थी। एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी एकदम से आसिफ आ गया और उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से हाथ लगाया तो इल्मा से बर्तन छूट गया। तभी चची जान भी बर्तन की आवाज सुन के आ गई और कहा कि क्या हो गया, तुमसे कुछ काम करते नहीं बनता। इल्मा ने घबराते हुए कहा चची जान ये आसिफ भाई। तो आसिफ फौरन बोला अरे अम्मी मैं तो पानी लेने आया था, इसने बर्तन छोड़ दिए। पागल कही थी। आसिफ ये कहकर वहां से चला गया। चची जान ने भी डांट कर वहां से चली गई और कहा कि सही से काम करो। इल्मा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं रहता था, ना इल्मा की कोई मजबूरी समझ सकता था। इल्मा भी चुपचाप अपने आंसू पोंछ के काम करने लगी। इल्मा की जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। आसिफ की बदनीयती बढ़ती ही जा रही थी और इल्मा की घबराहट और डरते डरते जिंदगी भी गुजर रही थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, हर दिन बस यही होता था। वो घबराती थी जब आसिफ आता था घर में, जब आसिफ नहीं रहता था तो सुकून सी सांस लेती थी। अपने ही घर में मुलाजमाओं की तरह जिंदगी गुजार रही थी, डरते डरते सहमते सहमते उसकी जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे ही वो 17 साल की हो गई। एक दिन घर में कोई नहीं था, वो घर की सफाई कर रही थी, तभी आसिफ आ गया और आसिफ ने इल्मा का हाथ पकड़ लिया। इल्मा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन आसिफ नहीं छोड़ रहा। आसिफ ने कहा इल्मा सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर सकता हूँ। पता है अगर बाबा को मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बता दिया ना कि तुम मेरे ऊपर डोरे डालती हो, झूठा सच्चा जो भी लगा दिया ना मैंने, तो बाबा तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए तुम पे एक एहसान कर रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। जाओ लेकिन बाबा से ना तुम ही कहना चचा जान मैं आसिफ को पसंद करती हूँ और आसिफ से शादी करना चाहती हूँ। इल्मा आसिफ की तरफ हैरानी से ये सुनकर देखने लगी और अपना हाथ तेजी से छुड़ाने लगी, लेकिन आसिफ ने इतनी तेजी से हाथ पकड़ा था कि वो छुड़ा ही नहीं पाई।
تبھی چچی جان آ گئی اور انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھ لیا۔ تب بھی کچھ نہیں کہا اور کہا آصف جاؤ بیٹا باہر جاؤ۔ علما گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ ملتے ہوئی آئی اور آ کے کہتی چچی جان میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اتنے میں چچی جان نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا چپ ہو جاؤ، تم کوئی شریف زادی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر چلی گئی چچی جان اور علما یہ سن کر بڑی حیرت سے دیکھنے لگی اور یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا کہ چچی جان نے اس بات پہ ساتھ دے رہی ہیں اپنے بیٹے کا۔ کم سے کم مجھے اپنی بیٹی نہیں تو بھتیجی تو سمجھے اور اس بات پہ سے تو اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دے۔ علما اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی اور روتے روتے اپنی امی کو یاد کر رہی تھی۔ اپنی امی سے شکوے گلے کیے، اپنے رب سے شکوے گلے کیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ایسے شخص کو میرے سر پہ مسلط کیوں کر دیا جو مجھے جینے بھی نہیں دیتا سکون سے۔ میری ایک ساتھ بھی سکون سے نہیں گزری ہے۔ میرے ساتھ کیا کیا بیتی ہے آپ کو کیا پتا، کیا کیا گزری ہے آپ کو کیا پتا۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر اوپر چلے گئے، آپ نے ایسا کیوں کیا امی؟ یہ کہہ کر خوب رونے لگی۔ اسی طریقے سے دن گزر رہے تھے، تبھی علما کے چچا انس دبئی سے واپس آئے تو خوب سارا سب لوگوں کے لیے سامان لائے۔ علما کو بلایا تو علما کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا علما دیکھو میں تمہارے لیے بھی بہت ساری چیزیں لایا ہوں بیٹا۔ علما نے وہ چیزوں کو دیکھتے سے ہی سوچنے لگی کہ کیا فائدہ چچا، جب آپ اپنی بیٹیوں کو میرے گھر لائے تھے تو جو میرے بابا میرے لیے سامان لائے تھے جب سے انہوں نے میرا سب سامان چھین لیا تو پھر تو یہ آپ لائے ہیں تو یہ کیا میرے پاس رہنے دیں گے؟ آپ کی بیٹیوں نے تو میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں چچا جان؟ تبھی چچا جان نے کہا علما کیا سوچنے لگی بیٹا؟ علما نے کہا نہیں چچا جان کچھ نہیں، بہت اچھا ہے شکریہ چچا جان۔ اٹھ کے علما وہاں سے چلے گئی۔ تبھی علما کی چچی نے کہا کہ سنیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ علما کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے، کیوں نہ ہم علما کی شادی کر دیتے ہیں؟ چچا نے کہا جب ابھی ہماری بیٹیاں اتنی بڑی ہیں ہم ان کی شادی نہیں کر رہے تو علما تو ہم دونوں سے چھوٹی ہے، تو پھر ابھی ہم ان کی کیسے شادی کر دیں؟ ابھی ہم آرام سے کریں گے، اور اس کی عمر بھی کیا ہے، ابھی نہ اس نے پڑھا نہ لکھا، ابھی نہیں۔ چچی جان نے کہا ارے رہنے دیں، ہماری بیٹیوں کے بھی اچھے رشتے آئیں گے تو ہم ہماری بیٹیوں کی بھی کرائیں گے، لیکن ابھی علما کی تو کرا دیں۔ چچا جان بھی چچی جان کی باتوں پر غور کرنے لگے اور کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو اسی رات میں چچا جان کی شور سے نیند کھل گئی۔ چچا جان نے گیٹ کھول کر باہر نکلے تو دیکھا کہ علما برے حال میں بھگتے ہوئی آ رہی ہے۔ آصف بھی اس کے پیچھے بہت بری طریقے سے بھگتا ہوا آیا اور علما کو بڑی تیزی سے پکڑ لیا۔ علما اس کا ہاتھ چھڑانے لگی لیکن علما کو اس نے اتنی تیزی سے پکڑا تھا کہ علما کی آستین پھٹ گئی۔ چچا جان نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ پورا منظر دیکھ لیا۔ چچا جان کو دیکھتے ہی آصف وہاں سے ڈر کے رک گیا اور علما کو چھوڑ دیا۔ علما ڈرتی ہوئی چچا جان کی طرف بھاگی اور کہا چچا جان کچھ کہی بات ہی کی۔ چچا جان نے اس کو چپ کر دیا۔ چچا جان نے علما سے کہا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ علما اپنے کمرے میں چلے گئی۔ چچا جان نے آصف کو ایک تماچا زور کا دیا۔ چچا جان نے کہا میرے پاس تو تم سے کچھ کہنے کو الفاظ ہی نہیں ہے، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ وہاں علما اپنے کمرے میں چپ چاپ بس خاموش بیٹھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی صبح ہو گئی۔ چچا جان اپنے کمرے سے نکلے اور اپنی بیوی سے کہا کہ سنو جو رشتہ تم علما کے لیے بتا رہی تھی ان سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تم جیسے حیوانوں کی میں اپنی بچی کو اپنی بھتیجی کو اور دنیا نہیں رہنے دوں گی، اس کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دوں گی۔ چچی جان نے رشتے دار والوں کو بلا لیا اور چچا جان کو پسند بھی آ گیا۔ چچا جان نے دیکھا تو اچھا تھا لڑکا بھی اور لڑکی کی ماں بھی، ایسی رشتہ پکا ہو گیا اور علما کی شادی ہو گئی۔ اس دن رات سے ہی چچا جان علما سے نہیں ملے تھے۔ دوسرے دن چچا جان علما سے ملنے گئے اور کہا علما ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ علما نے کہا جی نہیں چچا جان کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چچا جان نے کہا علما سب سے بڑا گنہگار تو میں ہوں تمہارا، میں اس لائق ہی نہ بن سکا
कि तुम मुझे सब कुछ बता सको। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारे लिए। मैं हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। ये कहकर चचा जान वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए और उसके बाद इल्मा की शादी हो गई। इल्मा की शादी हुई तो वहां से उसे थोड़ा सुकून मिला। वहां पर उसका शोहर बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि इल्मा ने जिंदगी जी है। इल्मा हंसती थी, मुस्कुराती थी और अपने शोहर से भी कहती थी कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी जिंदगी आगे आएगी। उसका शोहर कहता था क्यों नहीं, मैं जो तुम्हारे लिए बना हूँ, इसीलिए आना तो थी। इल्मा की जिंदगी हंसते खेलते गुजर रही थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी, उसे वो अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, बड़े प्यार से बात करती थी। इसी दिन गुजरते गए। एक दिन एक काम वाली मुलाजिम आई और कहा कि हमें काम की जरूरत है। इल्मा ने सुनते से ही फौरन कह दिया, जी जी बिल्कुल, आप कर सकती हैं। मुलाजिमा ने कहा, मेरे साथ मेरी एक बेटी भी है, वो भी मेरे साथ काम करवा लेगी, अगर आपको कोई एतराज न हो तो। इल्मा ने फौरन कहा, नहीं नहीं, क्या हुआ, आपकी बेटी को जरूरत नहीं है काम करने की, लेकिन आप ला सकते हैं उसको, जरूर जरूर लेकर आए। मुलाजिमा अपनी बेटी को लेकर आई। उनकी बेटी 10 साल की थी। इल्मा को उनकी बेटी में अपना बचपन दिखाई देता था। इल्मा से काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई बच्ची की। इल्मा उसे पढ़ाती थी, बड़ा प्यार करती थी। वो भी इल्मा से अप्पी अप्पी करती थी, बहुत प्यार करती थी। गुड़िया और इल्मा दोनों डटकर वक्त बिताती थी। उनकी अम्मी बड़ा खुश होती थी, कहती थी कि बड़ा इत्मीनान है बाजी मुझे, ये मेरी गुड़िया आपके पास रहती है तो मुझे महसूस लगती है मेरी गुड़िया आपके पास। जब इल्मा का शौहर गुड़िया से कुछ काम करवाता था तो इल्मा को बहुत बुरा लगता था और वो कह दिया करती थी, वो बच्ची है, अभी उससे काम ना करवाया करा करें, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, देखिए अच्छा लगेगा कि आपका वो काम करेगी। इल्मा का शौहर सुन के बड़ा हैरत करता था, इल्मा तुम्हें तो बहुत ज्यादा अजीज है गुड़िया, मुझे कभी कभी जलन होती है गुड़िया से कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने लगी, प्योरिटी सारी गुड़िया को ही दे दी है तुमने। ऐसे दिन गुजरते रहे। एक दिन गुड़िया की अम्मी जल्दी जल्दी काम करके इल्मा के कमरे में आई और कहा, बाजी कुछ सामान लाना है, आप पैसे दे दीजिए। गुड़िया चलो उठो, जल्दी से सामान लेने चलो। तभी इल्मा बोली, नहीं बाजी रहने दीजिए, उसे तो मेरे पास रहने दे, आप जाएं, गुड़िया थक जाएगी, वहां जाके क्या करेगी। बाजी ने कहा, चलिए ठीक है, शुक्रिया। इल्मा और गुड़िया दोनों कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी बारिश जोरों से होने लगी। इल्मा ने खिड़की के ऊपर नजर मारी तो बारिश हो रही थी। इल्मा ने कहा, चलो गुड़िया मेरे साथ आओ, हम गार्डन में कपड़े उठा ले, नहीं तो पूरे भीग जाएंगे। गुड़िया और इल्मा दोनों भागे गार्डन की तरफ। इल्मा ने उसको कपड़े उठाकर दिए और कहा, गुड़िया जाओ इसे कमरे में अंदर रखी आओ। गुड़िया कमरे में अंदर कपड़े रखने चली गई। इल्मा वहां बाकी के बचे हुए कपड़े उठाने लगी। तभी आवाज आई चीखती हुई, अप्पी। इल्मा ने कपड़े छोड़े और तेजी से दौड़ी। दौड़ते दौड़ते तभी गुड़िया आ गई और गुड़िया की आस्तीन और कपड़े फटे हुए थे। देखकर इल्मा ने उसको गले से लगा लिया और हैरत से पूछ ही पाती कि तभी उसके पीछे उसका शौहर भागता हुआ आ रहा था। इल्मा ये देखते दंग रह गई। याकिब ने इल्मा को देखा तो वो भी घबरा उठा। याकिब घबराकर सामने कहने लगा, अरे इल्मा, ये कुछ काम नहीं कर रही थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी। याकिब घबराते घबराते बोला और इल्मा उसको हैरत से देखी जा रही थी। तभी याकिब कुछ बोल पाता, इल्मा ने बाजू में रखे बांस को उठा के याकिब को मार दिया। याकिब के सर में इतनी गहरी चोट लगी कि याकिब उसी वक्त इंतकाल कर गया। मैंने ये देखकर सोचा कि काश ये बाज में बहुत पहले आसिफ के ऊपर उठा सकती, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर जितनी मुझे गुड़िया की हालत देखकर हिम्मत आई। हम औरतें कहीं महफूज हैं भी या नहीं। इल्मा ने गुड़िया के खातिर अपनी जिंदगी का तबाह तो कर ही ली थी। वहाँ अदालत में इल्मा को बरी कर दिया था ये कहकर कि इल्मा ने एक बच्ची की अजमत बचाई। इल्मा ने वहाँ अदालत में सबसे बड़े जज से पूछा कि हम औरतें कहाँ महफूज हैं, पता है आपको। जज ने ये सुनकर उसका कोई जवाब न दे सके और वहाँ नीचे मुंडी कर ली।
किसी रियासत की राजकुमारी हो या सड़क पर बैठी भिखारन, कहीं पर भी औरत की इज्जत महफूज नहीं है। हमें अपनी इज्जत खुद ही महफूज रखनी होगी। हमें ऐसी ताकत बनना है कि कोई शख्स हमारे ऊपर नजर उठा के देखे तो हम उसकी आंखें नोचने की ताकत रखें। अगर आपको मेरा ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।